बहुत बहुत बधाई। आप क्या कहना चाहूँगी कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जो अम्बेडकर हैं उनकी देन है। और अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो संविधान में दिए गए जो उनके द्वारा जो राइट्स दिए गए उन्हीं की वजह से आज मैं बैठी हूँ। तो उन्हीं की जो आइडियोलॉजी है उनको पूरे देश में फैलाना चाहिए। और दूसरा, हम उनको कुछ लोग जैसे कि हमारे जो लीडर बनते हैं ओबीसी के, SC ST के, उनको एक पर्टिकुलर कास्ट तक सीमित करके उनका उनका जो वर्चस्व है, वो नेतृत्व है, वो पूरे देश के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे जो बाबा साहेब थे वो किसी एक कास्ट के, एक कम्युनिटी के लीडर ना होकर पूरी मानवता के लीडर थे। जय भीम साथियों, मैं काव्या बुद्धर, आप देखना शुरू कर चुके हैं नागुंज टीवी। इस वक्त मैं आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय में हूँ जो सिविल लाइन पे है। और आज मैं आपको बता दूँ, बबीता यादव, जो बबीता यादव हैं, यादव समाज से आते हैं, वो आज यहाँ पर कहीं आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन करने वाली है। और उत्तर पूर्वी दिल्ली से ही आज वो जो कहीं इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही वो मनोज तिवारी के अगेंस्ट में इलेक्शन लड़ेंगे। तो बाकी आप हमारी वीडियो में बने रहें, हम आपको आगे की जो बातचीत होगी, जो चर्चा होगी, उस पर हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो भी मजबूती से लड़ने की सोच रहे हैं, तो क्या अपडेट है आज की? सर देखिए, पहले तो मैं सभी भाइयों को, सभी हमारे देशवासियों को और दिल्ली में ख़ास तौर से लोगों को जय भीम एक नारे के तहत हम शुरुआत करते हैं कि चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल में बहुत से लोग जुड़ते हैं और ख़ास तौर से उन पार्टियों के साथ जो ज़मीन से जुड़े होते हैं, जो जनता की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। और ख़ास तौर से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो मानव मानव एक समान का नारा लगाती है, उसके चलते जो आपने कहा कुनबा बढ़ रहा है, तो ये अच्छी बात है और मैं इस बात का स्वागत करता हूँ। आज की क्या अपडेट है? आज की बात है, हमारे साथ एक हमें नौजवान महिला बबीता यादव जी हमारे साथ बैठी हैं। इन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है और ज्वाइन इस तरह से करा है क्योंकि चुनाव का माहौल है, जैसे आपने कहा। और हम में से पार्टी ने कुछ ऐसे चुनिंदा लोग चुनाव के लिए आज हम सोच रहे हैं कि आगे इन कैंडिडेटों को हम डिक्लेयर करें। हालांकि आज की जो हमारी जो प्रेस वार्ता है वो इस तरह से कहने की है कि बबीता जी को पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं हम, और पार्टी ज्वाइन कराने के बाद हम इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर दे रहे हैं ताकि ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में एक बहुत कर्मठ कार्य करना चाहती हैं। इस प्रकार हमारे राकेश कसाना साहब हैं, हमारे वीर सिंह जी हैं, अरुण टांक साहब हैं, हमारे और महिला शक्ति हैं यहाँ पर, रवि जी हैं। तो ये सब लोग जो पार्टी के कार्य कर रहे हैं, तो चुनाव की जो गर्मी है, और दिल्ली में 25 मई को चुनाव होगा, तो उसके चलते हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक कर्मठ जुझारू युवा नेता वो हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम इनका स्वागत करने के लिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और मैं बबीता जी का स्वागत करता हूँ। राकेश जी, आप भी एक स्वागत करें इनका ऐसे। और बबीता जी जिस प्रकार जुझारू काम करती आई हैं, तो उसके लिए मैं इनको पुनः आज़ाद समाज पार्टी में राकेश जी अपना उनको दे दो, उनको क्या नाम? अरे ठीक है, बच्ची हमारी पार्टी के जो दृष्टिकोण है वो बहुजन मूवमेंट को लेकर है। और बहुजन मूवमेंट को लेकर का मतलब है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। आपको मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने इस नारे को लगाया था और 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर पहुंची, लेकिन उसमें परिवर्तन हो गया। जिस प्रकार बहुजनों ने वोट दिया मायावती बहन जी को, भारतीय बसपा को जो वोट दिया, लेकिन परिवर्तन ये हुआ जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा के परिवर्तन हुआ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो जब सर्वजन तो सारे पार्टी दूसरी कर ही रहे हैं, तो बहुजन कहाँ खड़ा है? 85 और 15 की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए इन पार्टियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। और आज देश के अंदर, खासतौर से उत्तरी भारत के अंदर, आज़ाद समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय नेता चंद्रशेखर आज़ाद इस कार्य को कर रहे हैं। और आने वाले समय में आज़ाद समाज पार्टी बहुजन मूवमेंट के लिए एक प्रमुख पार्टी उभर कर आएगी। बबीता जी, क्या कारण रहा है कि आपने आज जो आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया है? आज़ाद समाज पार्टी को ही क्यों आपने चुना? अन्य कोई राजनीतिक दल हो सकते थे? देखो, मैं पहले भी एक जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है उसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर कार्य कांग्रेस पार्टी में 24 अकबर रोड जो AIC हेडक्वार्टर में मैं वहाँ बैठती थी। तो पहले से मैं उनसे जुड़ी थी। और ये मैं
हमारा जो आंदोलन चला था यूपीएससी सिविल सर्विस का, अग्निपथ का, उसके बाद जब मैंने पॉलिटिक्स में आना चाहा तब मैंने ज्वाइन करी थी। लेकिन पहले ही मेरा फाइनल यही था कि कोई भी पार्टी, क्योंकि अभी जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि ओबीसी को हम पार्टिसिपेशन देंगे, हम महिलाओं को पार्टिसिपेशन देंगे, हम 50% यूथ को पार्टिसिपेशन देंगे। लेकिन जब बात आती है कि रियल में पार्टिसिपेशन कहाँ होता है, संगठन के लेवल पे तो होता नहीं कि आप मतलब बस आप भीड़ इकट्ठी किए जाओ। रियल में पार्टिसिपेशन आपको विधानसभाओं में या लोकसभा में देना होता है, अगर रियल पार्टिसिपेशन की बात होती है। तो बाकी तो क्या है, तो अगर अब उनकी टिकटें वो देखें, पिछले मैंने राजस्थान में काफ़ी काम किया इलेक्शन के दौरान, जब विधानसभा इलेक्शन थे उसमें भी, और अभी जब लोकसभा की टिकटें आ रही हैं, तो जो वीमेन पार्टिसिपेशन है, यूथ का है, ओबीसी का है, वो ना के बराबर है अभी। तो उसी के दौर में फिर मेरे को लगा कि जो लड़ाई तो सामान्य व्यक्ति ही लड़ता है सड़कों पे। आप देखोगे कि जब आंदोलन होता है, आज भी जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, उस पर सामान्य व्यक्ति जो है वो जाके डंडे खाता है, रोड पे बैठता है, भूख हड़ताल करता है। लेकिन जब लीडरशिप का टाइम आता है तो वो वही उन्हीं के पास चली जाती है। हिस्सेदारी को लेकर के कांग्रेस से नाराज है कहीं ना कहीं आप। यस, हाँ, तो वो उन्हीं के पास चली जाती है। तो जो वो सामान्य जो परिवार से जो यूथ आ रहा है, जो बहुजन यूथ है, वो कैसे जो है उसका लीडरशिप जब तक वहाँ पर नहीं होगा, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि पार्लियामेंट जो है, जो लोकतंत्र का जो पहला पिलर है, उस पर अपना जो है वो प्रतिनिधित्व उसमें होना चाहिए। जब जाके समाज के लास्ट व्यक्ति तक जो अच्छी पॉलिसियां हैं वो आप पहुंचा सकते हो और देश का विकास कर सकते हो। जैन साहब ने अभी कहा कि आप पार्टी ज्वाइन कर ली और अब आप जो उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। नहीं, आप अभी चुनाव की बात नहीं करिए, अभी हम जुड़े हैं, अच्छा, क्षेत्र देखेंगे। चुनाव लड़ने का कोई विचार है? हो सकता है अगर पार्टी मेरे को वहाँ के लिए करती है, रिकमेंड करती है और मेरे को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है, तो ऑब्वियसली मैं चुनाव लड़ूंगी। राकेश जी, क्या कहना चाहोगे इस मौके पे? कसाना जी, आपकी पार्टी में एक यूथ जो है वो बबीता यादव जी ओबीसी समाज से जुड़ी हैं, तो क्या कहना? सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं, और बबीता यादव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, इनका स्वागत है। और हमें उम्मीद है युवा जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उससे हमारी पार्टी और संगठन को काफ़ी अच्छा स्तर मिलेगा, और इनका बहुत बहुत स्वागत है। जैन साहब चुनाव लड़ रहे हैं, अभी आपने बहुजन समाज पार्टी का नाम लिया, आपने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर उन्होंने अपना जो एजेंडा वो चेंज कर दिया, तो इसलिए उनकी हालत जो है वो पहले से बदतर हो गई है। तो आप मुख्य प्रतिद्वंदी अगले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं या किसी दूसरी पार्टी को मानते हैं? किस पार्टी के खिलाफ आप अपने कैंडिडेट को उतारेंगे? देखिए पार्टी जो आज हमारा पार्टी का जो वर्चस्व है वो एक निर्माण हो रहा है। हम आज अपने आप को निर्माण कर रहे हैं, अपनी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आज हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें जीत हासिल होगी, ये एक बात ध्यान करें, क्योंकि हम जीत की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। जो मिशन हमारा होता है, वो मिशन जो मैंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करी, हम उस मिशन को दोबारा उन्हें जीवित करना चाहते हैं, जो मिट्टी में दफन हो गया है, ताकि बहुजन जब एक आवाज़ पे इकट्ठा हो गया उत्तर प्रदेश में, मैं समझता हूँ उस नारे से दोबारा आके खड़ा होगा। जहाँ तक किसके सामने खड़े होंगे, जब इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन जीत जाते हैं जिनके आप सोच भी नहीं सकते। तो हो सकता है पार्टी के बहुत से कैंडिडेट, हमारे चंद्रशेखर साहब आज नगीना से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर सपा ने हमारे को कहा था कि हमारी पार्टी को कि आप चुनाव लड़िए, हम कोई कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, उन्होंने कैंडिडेट उतार दिया, और दूसरी पार्टियों ने भी कैंडिडेट उतार दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मूवमेंट चलता है तो बहुत सी क्योंकि हमारा जो SC ST OBC वोट है, माइनॉरिटी वोट है, वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है जब आप सवाल हमसे पूछेंगे कि अरे तुम्हारे सामने कौन खड़ा, क्यों हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो पाए। अभी नगीना से मनोज कुमार जज साहब का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, सपा से बातें चल रही हैं, फिलहाल आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी अगर इस वक्त है तो भाजपा ही है वहाँ, तो अभी तो और तो कोई पार्टी का कैंडिडेट है नहीं। मैं अभी कहाँ कैंडिडेट फाइनल हुआ है। चंद्रशेखर जी के मुद्दे पे बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल हम यही बात कर लेते हैं। तो बबीता जी, कुछ और इस मौके पे आप पार्टी की सक्रिय जो है, आपने सदस्यता प्राथमिक सदस्यता ले ली है, क्या कुछ और कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये देश जो है वो संविधान से चलता है, जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जो अम्बेडकर हैं उनकी देन है। और अगर आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो संविधान में दिए गए जो उनके द्वारा जो राइट्स दिए गए, उन्हीं की वजह से आज मैं बैठी हूँ। तो उन्हीं की जो आइडियोलॉजी है उनको पूरे देश में फैलाना चाहिए। और दूसरा, हम उनको
कुछ लोग जैसे कि हमारे जो लीडर बनते हैं ओबीसी के, SC ST के, उनको एक पर्टिकुलर कास्ट तक सीमित करके उनका जो वर्चस्व है, वो नेतृत्व है, वो पूरे देश के लिए ख़त्म कर दिया जाता है। ऐसे जो बाबा साहेब थे वो किसी एक कास्ट के, एक कम्युनिटी के लीडर ना होकर पूरी मानवता के लीडर थे, और उन्हें हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करें, उनके द्वारा दिया गया संविधान है उसको हम ग्राउंड पे लागू करें। किन लोगों से खतरा लगता है आपको भी, जो संविधान को, लोकतंत्र को, जमहूरियत को, किन लोगों से खतरा? देखो, जो बात आप बार बार कह रहे हैं, हमेशा जो खतरा है वो वही होता है। कोई सामान्य व्यक्ति तो इसको चेंज कर नहीं सकता कि कोई भी पब्लिक है वो मान लो संसद में अगर नहीं है, विधानसभा में नहीं है, तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो संसद में बैठे हुए लोग हैं, हमेशा खतरा उन्हीं से होता है। और आज जो माहौल बना हुआ है देश का, आप देख सकते हो कि किस तरह से जो वीमेन रिप्रेजेंटेशन जो है उसकी बात तो इन्होंने करी है, लेकिन उसको 2029 पे डाल दिया गया है। जो जनसंख्या की जो गणना, हाँ, जनगणना जो होनी थी अभी, पॉपुलेशन सेंसस जो होनी थी, वो भी अभी नहीं हो रही है। जबकि उसके आधार पर आप कैसे पता चलोगे कि कितनी जनसंख्या बढ़ चुकी है, कितना आपको स्टाफ चाहिए, कितना गुड गवर्नेंस देने के लिए आपको डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स है उनमें चाहिए, या उनको अपलिफ्टमेंट जो है वो कैसे करोगे, ये भी नहीं करवाई जा रही। उसके बाद जहाँ जिनको रिजर्वेशन की जब जरूरत है नहीं, वहाँ पर चीज़ें वो करी जा रही हैं। पार्लियामेंट, जुडिशरी है, उसके लेवल पे आप कितने डिसीजन आप देख सकते हो कि मनमाने तरीके से लाए जा रहे हैं। जो हमारे संविधान में जो मीडिया है वो किस तरह से कैप्चर हो गई है। कोई यहाँ पर आप देख लो कि कोई भी एक नेशनल मीडिया नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो नेशनल मीडिया कोई 131 SC ST के सांसद हैं, 148 से ज़्यादा OBC के सांसद हैं, आधे से ज़्यादा तो आप लोग हैं वहाँ पे ऑलरेडी। फिर आपको कैसे लगता है कि आपकी आवाज़ नहीं उठ रही है? वो भी इसी तरीके से हैं कि जैसे देश आज़ाद हुआ तो हर सोसाइटी में, हर चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो या जनरल हो, हर सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग थे जो पहले भी राज कर रहे थे और बाद में भी राज कर रहे हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हर आदमी ने, हर महिला ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। किसान, मजदूर, युवा, जो सामान्य वर्ष का आता है। मैंने कहा कि जब लड़ने की लड़ाई होती है सड़कों पे तो सामान्य व्यक्ति निकलता है, और जब लीडरशिप का टाइम आता है कि अब कौन लीडरशिप निभाएगा, कौन देश को चलाएगा, तो फिर वही लोग आ जाते हैं जो पहले राज कर रहे थे और जो बाद में भी राज कर रहे हैं। तो जो लोकतंत्र है वो भी एक तरीके से कैप्चर कर लिया गया है। आजाद समाज पार्टी से उम्मीद क्यों बनी? आजाद समाज पार्टी से इसलिए उम्मीद बनी क्योंकि चंद्रशेखर जी जो हैं, भाई साहब बड़े, वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य परिवार से आते हैं। उन्होंने युवा और इस उम्र में मतलब जब एक कुछ अपने परिवार को संभालने का उत्तरदायित्व होता है ये सब, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक तरह से रिस्क पे रख के समाज के लिए कुछ करने की सोची, जबकि संसाधनों का अभाव भी होते हुए। मेरी भी वही सोच थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब एक अगर वो सेम उसी सोच के साथ बढ़ रहे हैं तो हम जैसे लोग भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे तो इस मिशन को हम बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। एक आखिरी सवाल, राजनीतिक परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन पर आपका क्या कहना है? राजनीतिक परिवर्तन तब होगा जब ही सामाजिक परिवर्तन रियल में होगा, नहीं तो बाबा साहब की आप बात कर रहे हैं। बाबा साहब कहते थे सामाजिक परिवर्तन जब होगा जब हम सभी लोग आपस में, जो बहुजन समाज जिसकी परिकल्पना आप कर रहे हैं, वो रोटी बेटी का रिश्ता स्थापित करेंगे। उस पर आपका क्या कहना है? वो तो अपने आप हो जाए। आप देख लो, जो IAS में सिलेक्ट हो जाता है किसी भी कैटेगरी का, वो किसी भी अदर कास्ट की लड़की शादी कर लेता है। अगर समाज में खुद भी, अगर आप एक सामान्य परिवार से और आपके बच्चे अगर इंटरकास्ट करना चाहें तो माँ बाप खुद नहीं मानते, लेकिन जब वो अफसर बन जाता है, MP MLA बन जाता है या कोई और कुछ बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, तो किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो इंटरकास्ट करने से नहीं रोकता। तो सबसे पहले है कि हम अपने बच्चों को सक्षम बनाएं। बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए पहले IAS IPS बनना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में जो है आपको सक्सेस होना पड़ेगा। चलिए।